लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डिगा नहीं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का पूरा चैप्टर का नोट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु यानी होता है छोटा, यानी कि ग्लोब पृथ्वी का ही एक छोटा सा प्रतिरूप है जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़ा ग्लोब और दूसरा होता है छोटा ग्लोब। तो बड़ा ग्लोब जो होता है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जबकि जो छोटा ग्लोब होता है वो पॉकेट में रखने योग्य तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है। यानी कि छोटा ग्लोब ऐसा होता है जो पॉकेट में रख के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, या फिर एक ऐसा भी ग्लोब होता है जो गुब्बारे जैसे होता है और बाद में काम आने पर हम उसमें हवा भर के उसका अध्ययन कर सकते हैं और इस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। तो ग्लोब का दो प्रकार, बड़ा ग्लोब और छोटा ग्लोब। आगे है अक्ष। अक्ष क्या होता है आइए समझते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर रहती है, यानी कि ग्लोब में एक छोटी सी झुकी हुई सुई होती है जिसको हम लोग अक्ष बोल सकते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम लोग अक्ष कह सकते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, यानी कि ग्लोब जो होता है उसको हम लोग इस सुई के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम लोग अक्ष कहते हैं। चारों ओर पूरा ग्लोब जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है विषुवत वृत्त। इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है और इसका जो उत्तर का भाग है ये भाग जो है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी का जो आधा भाग यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिण का जो आधा भाग है यानी इक्वेटर के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया और इक्वेटर के नीचे का जो भाग है आधा भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो विषुवत वृत्त जो है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें उत्तर की ओर का भाग यानी ऊपर की ओर का भाग उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण की ओर का भाग यानी दक्षिण में जो भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला है अक्षांश रेखा। इसको समानांतर रेखाएं भी कहे जाते हैं और इसका इंग्लिश है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा, विषुवत वृत्त जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं उसको हम लोग अक्षांश रेखाओं का नाम देते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेखा खींची गई है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर जो वृत्त होता है उसको उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, यानी कि आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पे जो है वो है अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। पहला है उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ेंगी, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टॉरिड जोन। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो ये भाग है इसको हम लोग उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। अगला है शीतोष्ण कटिबंधी यानी टेम्परेट जोन। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेम्परेट जोन, जो कि यहाँ पर कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, ये है उत्तर ध्रुव वृत्त और ये है कर्क रेखा, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है ये है टेम्परेट जोन। और दूसरी ओर यहाँ पे जो है मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, इसके जो बीच का ये क्षेत्र है ये है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन। अगला देखते हैं शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन। उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं फ्रिजिड जोन, उत्तर ध्रुव वृत्त यानी कि ये है उत्तर ध्रुव वृत्त और ये है उत्तरी ध्रुव, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये है शीत कटिबंध। और यहाँ दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये है फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध। देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मिलाने वाली बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, यानी कि जितनी भी रेखाएं हैं सभी की लंबाई समान होती है। इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इनका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। आगे देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है। अब हम लोग देखते हैं कि दोपहर कैसे होता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तरों पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में 1 बजा होगा। भारत ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अगला टॉपिक घूर्णन गति या दैनिक गति। इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। घूर्णन गति या दैनिक गति, यदि एक वस्तु एक काल्पनिक रेखा के इर्द गिर्द चक्कर खा रही है, जैसे कि लट्टू, तो इस गति को, पृथ्वी की इस गति को हम लोग घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। इसे हम लोग नेट जाने तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अगला है, लोग समझते हैं परिभ्रमण गति या वार्षिक गति। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की जो गति होती है उसे हम लोग परिभ्रमण गति के नाम से जान सकते हैं। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और एक और गति होती है आभासी गति, उसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को हम लोग आभासी गति कहा जाता है। 21 जून, हम लोग अब जानते हैं कि 21 जून क्यों महत्वपूर्ण है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो 21 जून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस दिन
पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य के सामने होता है और इसमें सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। अगला है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर भी एक महत्वपूर्ण डेट है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। यानी कि हम लोगों ने जाना कि 21 जून को जो है वो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। उस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इसलिए जो है 22 दिसंबर भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। अगला देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसे हम लोग समदिवा रात्रि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन और रात की अवधि बराबर होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन सभी नोट्स का PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।